Track number 3E. In this track, recording has been done from page number 140 to page number 149. It covers recording of section C, literature, textual comprehension, A, prose section, remaining part of chapter 2. Page number 140. Exercise. Think as you read. Question 1. What is Saheb looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? कूड़ों की ढेर में साहब क्या तलाश रहा है? वह कहाँ है और कहाँ से आया है? आंसर. He is looking for some silver coin or currency note. This only is gold for him. He has come from Bangladesh and lives in Simapuri, Delhi. वह चांदी के सिक्के या नोट की तलाश कर रहा है. यही उसके लिए सोने के समान है. वह बांग्लादेश से आया है और दिल्ली की सीमापुरी इलाके में रहता है. क्वेश्चन 2. What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? वे बच्चे जो नंगे पाँव हैं, लेखक ने उन्हें क्या देने का स्पष्टीकरण दिया है? आंसर. He says that the children are too poor to have any shoes. It could also be a tradition among them to go barefoot. लेखक कहता है कि वे बच्चे इतने गरीब हैं कि वे जूते नहीं पहन सकते. यह भी हो सकता है कि यह उनके अंदर नंगे पाँव चलने की एक परंपरा बन गई हो. क्वेश्चन 3. इज़ साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? वर्णन करो. आंसर. नो, ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. नाउ ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. नहीं, वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है. अब वह अपना मालिक खुद नहीं रहा. क्वेश्चन 4. व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? किन चीज़ों ने फिरोज़ाबाद के शहर को प्रसिद्ध बनाया है? आंसर. फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ बिजी इन मेकिंग बैंगल्स. It is also the center of India's glass blowing industry. फिरोज़ाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है. फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है. यहाँ पर कांच पिघलाने का केंद्र भी है. क्वेश्चन 5. मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री. कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरों को बताइए. आंसर. Workers have to work in dingy cells without air and light. They go blind with the dust from polishing the glass of bangles. The temperature around the furnace is extremely high. कारीगरों को गंदे छोटे कमरों में, जिसमें हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, काम करना पड़ता है. कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते समय उड़ने वाले धूल से वे अंधे हो जाते हैं. भट्टी के आसपास का तापमान अत्यधिक ऊंचा होता है. क्वेश्चन 6. हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का रवैया उसके परिवार के रवैये से भिन्न कैसे है? आंसर. मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स. ही डज नॉट लाइक मेकिंग बैंगल्स. ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड वॉन्ट्स टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट. मुकेश कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से है. वह स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है. वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और इसके लिए वह प्रशिक्षण भी लेना चाहता है. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. क्वेश्चन 1. व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़? गाँव से शहरों में लोगों के पलायन का कुछ कारण क्या हो सकता है? Answer. The reason for migrations are many. Their fields and homes were swept away by frequent storms. They had nothing to eat. The another important factor is the destruction of traditional arts and crafts in the villages. पलायन के बहुत से कारण हैं. अक्सर उठने वाले तूफानों में उन लोगों के खेत और घरों का नष्ट हो जाना, उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ न होना. दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि अब गाँव में पारंपरिक कलाओं और ललित कलाओं का विलोपन हो चुका है.
Question 2. Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? क्या आप सहमत है कि गरीब बच्चों के प्रति किए गए वायदे मुश्किल से ही पूरे किए जाते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा घटित होता है जो इस पाठ में वर्णित है? आंसर: Yes, promises made to the poor are rarely kept. It happens because these people are not organized and can't put any pressure on government. India is a country where we organize seminars to eradicate child labor, but all in vain, and apart from it, India is the largest country where dubious distinction of having maximum number of child workers in the world. In this chapter, the writer Anish Jung presents the real condition of slums areas of Simapuri of New Delhi. The rag pickers of Simapuri and the child workers in the glass industries of Firozabad have never been to schools. They don't have even shoes. They have no dreams. They are the softest aim for exploitation. हाँ, गरीब बच्चों के प्रति किए गए वायदे मुश्किल से ही पूरे किए जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग कभी संगठित नहीं होते। ये सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते। भारत एक ऐसा देश है जहां हम बाल मजदूरी को हटाने के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं, लेकिन पूरा व्यर्थ। इसके अलावा भारत ने संसार के सबसे अधिक बाल श्रमिकों को रखने का संदेहास्पद श्रेष्ठता को हासिल किया है। इस पाठ में लेखक अनीश जंग ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके की झुग्गी बस्तियों का वर्णन किया है। सीमापुरी क्षेत्र के कचरा बीनने वाले, फिरोज़ाबाद में कांच के कारखानों में काम करने वाले बाल मजदूर कभी भी स्कूल नहीं गए, यहाँ तक कि उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं। उन लोगों का कोई सपना नहीं है, वे शोषण के सबसे आसान निशाने हैं। Question 3. What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? कौन सी ताकत फिरोज़ाबाद में काम करने वाले कारीगरों को गरीब रखने के लिए षड्यंत्र रचती है? आंसर: देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स ऑपरेटिंग इन फिरोज़ाबाद. द फर्स्ट वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. दे हैव बीन एक्सप्लॉयटेड एंड आर कॉट इन द नेट ऑफ पॉवर्टी. The other world consists of sahukars or money lenders, the middlemen and the policemen. If the young get themselves organized are hauled up by the police. They can't think of organizing themselves into a cooperative. Powerful people keep the workers in Bengal industry helpless and poor. फिरोज़ाबाद में दो भिन्न संसार संचलित है। पहला संसार उन परिवारों का है जो चूड़ी बनाने वाली कारखानों में लिप्त है। उन सबका शोषण हो चुका है और गरीबी की जाल में फंस चुके हैं। और दूसरा संसार साहूकारों का या दलालों का है एवं बिचौलियों का और पुलिस वालों का है। यदि कोई नौजवान एकत्रित होकर संगठन बनाना चाहता है तो पुलिस वाले उन्हें बंदी बना लेते हैं। वे संगठित होने की बात भी नहीं सोच सकते। ताकतवर लोग चूड़ी कारखानों में काम करने वाले कारीगरों को असहाय और गरीब बना दिया है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. क्वेश्चन 1. हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपके विचार से क्या मुकेश अपने स्वप्न को महसूस कर सकता है? आंसर: येस, इन माई ओपिनियन ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय वर्किंग एट सम गैरेज एंड टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ अ मोटर मैकेनिक. हाँ, मेरे विचार से वह किसी गैरेज में काम करने का और मोटर मैकेनिक के प्रशिक्षण का सपना को महसूस कर सकता है. क्वेश्चन 2. मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री. कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरों को बताइए. आंसर: वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. The temperature around the furnace is extremely high. कारीगरों को गंदे छोटे कमरों में जिसमें हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होती है काम करना पड़ता है. कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते समय उड़ने वाले धूल से वे अंधे हो जाते हैं. भट्टी के आसपास का तापमान अत्यधिक ऊंचा होता है. क्वेश्चन 3. Why should child labor be eliminated and how? बाल मजदूरी को कैसे और क्यों समाप्त किया जाना चाहिए?
Answer: it is a very shameful condition that India has the maximum number of child workers in the world. It is an inhuman practice. A child needs love and care. All the major industries employ a large number of child workers. Bangle industry in Firozabad, carpet industry in Mirzapur, and firework factories in Sivakasi. Thousands of children are working there. It is banned by the law, but no action is taken against such people. Strict action should be taken. Only exemplary punishment can put an end to this shameful practice. यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि भारत देश में विश्व के सबसे अधिक बाल मजदूर कार्यरत है। यह एक अमानवीय कृत्य है। एक बच्चे को प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। सभी बड़े उद्योगों में बाल मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिरोज़ाबाद में चूड़ी के कारखानों में और सिवाकासी में पटाखों के कारखानों में हज़ारों की संख्या में, मिर्ज़ापुर में दरी के कारखानों में बच्चे कार्यरत हैं। कानूनन इस पर पाबंदी है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। सिर्फ कठोर सज़ा ही इस बुराई का अंत कर सकती है। Thinking about languages. Although this text speaks of factual events and situations of misery, it transforms this situation with an almost poetical prose into a literary experience. How does it do so? Here are some literary devices. Hyperbole is a way of speaking or writing that makes something sound better or more exciting than it really is. For example, garbage to them is gold. Second, a metaphor, as you may know, compares two things or ideas that are not very similar. A metaphor describes a thing in terms of a single quality or feature of some other thing. We can say that a metaphor transfers a quality of one thing to another. For example, the road was a ribbon of light. Third, simile is a word or phrase that compares one thing with another using the words like or as. For example, as white as snow. Carefully read the following phrases and sentences taken from the text. Can you identify the literary device in each example? 1. Sahib-e-Alam, which means the Lord of the universe, is directly in contrast to what Sahib is in reality. Answer: hyperbole. Second, drowned in an air of desolation. Answer: metaphor. Third, Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metamorphically. Answer: contrast. Fourth, for the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. Answer: contrast. 5. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. Answer: simile. 6. She still has bangles on her wrist but not light in her eyes. Answer: contrast. 7. Few airplanes fly over Firozabad. Answer: contrast. 8. Web of poverty. Answer: metaphor. 9. Scrounging for gold. Answer: hyperbole. 10. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Answer: contrast. 11. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. Answer: contrast. Things to do. The beauty of the glass bangles of Firozabad contrasts with the misery of people who produce them. This paradox is also found in some other situations. For example, those who work in gold and diamond mines or carpet weaving factories and the products of their labor, the lives of construction workers and the buildings they build. Look around and find examples of such paradox. Write a paragraph of about 200 to 250 words on any one of them. You can start by making notes. Here is an example of how one such paragraph may begin. You never see the poor in this town. By day they toil, working cranes and earth movers, squirreling deep into the hot sand to lay the foundations of Chrome. By night they are banished,
to bleak labor camps at the outskirts of the city. Answer for self attempt विद्यार्थियों को स्वयं करना है. Other important exercise. Short answer type questions. Question 1. Who was Sahib? What was his full name? What was he doing and why? साहेब कौन था? उसका पूरा नाम क्या था? वह क्या करता था और क्यों करता था? Answer. Sahib was a young boy of school going age. His full name was Sahib-e-Alam. He was looking for something in garbages that can get him some coins. His family has migrated from Dhaka because of the violence and poverty there. He was doing this for his livelihood. साहेब एक छोटा और एक स्कूल जाने वाला बच्चे की उम्र का लड़का था. उसका पूरा नाम साहेब-ए-आलम था. वह कूड़े कचरों की ढेर में से सिक्कों की तलाश करता था. उसका परिवार ढाका में हिंसा और गरीबी के कारण पलायन किया था. वह यह कार्य अपनी जीविका को चलाने के लिए करता था. क्वेश्चन 2. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहेब्स फुल नेम? डज ही नो इट? हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ? साहेब के पूरे नाम का क्या अर्थ है? क्या वह इसे जानता है? वह स्वयं कैसा व्यवहार करता है? आंसर. हिज फुल नेम इज़ साहेब-ए-आलम. इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ही डज नॉट नो इट. ही इज़ अ रैग पिकर एंड रोम्स बेयरफुट विथ अदर रैग पिकर्स. उसका पूरा नाम साहेब-ए-आलम है. इसका अर्थ है दुनिया का मालिक. उसे इसका अर्थ नहीं मालूम है. वह कचरा बीनने वाले एक लड़का है और ऐसे ही अन्य लड़कों के साथ नंगे पांव घूमता है. Question 3. What promise had the writer made with Sahib? What was it that embarrassed her? लेखिका ने साहिब के साथ क्या वायदा किया था? वह क्या था जिससे वह परेशान हो गई? Answer. The writer made a promise to Sahib if she would open a school. Would he come? Sahib answered positively. But the writer had to feel small when after a few days Sahib asked her if her school was started. लेखिका ने साहेब से वादा किया कि क्या उसके स्कूल खोलने पर वह स्कूल में पढ़ाई करेगा. उसने उत्तर में हाँ कहा. लेकिन लेखिका उस समय अपने आप को बहुत छोटी समझने लगी जब साहब ने उनसे पूछा कि क्या स्कूल चालू हो गया. Question 4. How did the writer recognize each of the rag pickers in her neighborhood? लेखिका ने अपने पड़ोस में प्रत्येक कचरा बीनने वाले बच्चों को कैसे पहचाना? आंसर. One day the writer made an acquaintance with Sahib, who was a rag picker, and the other rag pickers were his friends. They came every morning and disappeared at noon. The writer used to watch them with deep interest. Over the months she came to recognize each of them. एक दिन लेखिका ने साहेब जो कचरा बीनने वाला लड़का था के साथ परिचय बनाया और जो दूसरे कचरा बीनने वाले लड़के थे वो सभी साहेब के दोस्त थे. वे सभी रोज़ सुबह आते और दोपहर के बाद चले जाते थे. लेखिका उन लोगों का ध्यान से देखती थी. महीनों बाद वह प्रत्येक को पहचानने लगी थी. Question 5. What explanation does the writer give for the children not wearing footwear? नंगे पाँव चलने वाले बच्चों के लिए लेखिका ने क्या स्पष्टीकरण दिया? आंसर. द रैग पिकर्स were poor children. They didn't wear shoes and they had become used to it. Even if they had shoes, they made excuses not to wear them. Some even said that going barefoot was a tradition among them. कचरा बीनने वाले गरीब बच्चे थे. वे जूते नहीं पहनते थे और वे सभी बिना इसके अभ्यस्त हो गए थे. यदि किसी के पास होता भी था तो उसे न पहनने का बहाना करते थे. कुछ तो यहाँ तक भी कहते थे कि नंगे पाँव चलना उनमें एक परंपरा बन गई थी. Question 6. What job did साहेब take up? Was he happy? साहेब ने कौन सी नौकरी की? क्या वह खुश था? Answer. साहेब took up the job at a tea stall. He was not happy with it. He was no longer his own master. His face had lost the carefree look. Though he earned rupees 800, even he was not satisfied.
साहब ने चाय की दुकान पर नौकरी कर ली थी। वह इस नौकरी से खुश नहीं था। वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। उसके चेहरे से निश्चिंतता का भाव समाप्त हो गया था। यद्यपि वह 800 रुपये कमाता था, फिर भी संतुष्ट नहीं था। क्वेश्चन 7, हाउ हैज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहेब बट वॉट इज़ आउट ऑफ हिज रीच? साहेब के लिए एक सपना सच हुआ कैसे हुआ, लेकिन उसके पहुंच के बाहर क्या है? आंसर, साहेब इज़ वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज़. One of them has a hole. He doesn't bother about the hole. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But tennis, the game he is watching so eagerly, is out of his reach. साहब ने टेनिस वाला तिरस्कृत जूता पहना है। उसमें से एक में छेद है, फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। वे जो नंगे पांव घूमते हैं, उससे तो एक छेद वाला जूता ही सपना सच कर सकता है, लेकिन टेनिस, जिस खेल को वह उत्सुकता से देख रहा है, वह उसके पहुंच के बाहर है। क्वेश्चन 8, हाउ डिड साहेब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट द टी स्टॉल? साहेब जब चाय दुकान पर काम करता है, तब उसके जीवन में कैसे बदलाव आता है? आंसर, नाउ साहेब इज़ गेटिंग अ रेगुलर इनकम. He is paid rupees 800 and all his meals, but he has lost his carefree look. The steel canister in his hand now seems a burden. He is no longer his own master. He has to work for longer hours. साहब को अब नियमित आय हो रही है। उसे 800 रुपये और दिन का पूरा भोजन मिल रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर निश्चिंतता वाला भाव नहीं है। उसके हाथ में स्टील का कंस्तर अब भारी प्रतीत हो रहा है। वह अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। उसे ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। क्वेश्चन 9, हु इज़ मुकेश? वॉट इज़ हीज़ ड्रीम? वाई डज इट लुक्स लाइक अ मिराज अमिस्ट द डस्ट? मुकेश कौन है? उसका सपना क्या है? वह वैसा क्यों दिखता है? धूल के बीच एक मृगतृष्णा है। आंसर, Mukesh is the son of a poor bangle maker of Firozabad, where every other family is engaged in making bangles. His poor father was not able to renovate his house or send his 2 sons to school. Mukesh wants to be his own master. He dreams to be a motor mechanic. He wants to drive a car. Living in such conditions, his dream looks like a mirage amidst the dust. मुकेश फिरोज़ाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले गरीब परिवार का लड़का है, जहाँ पर हर एक दूसरा परिवार चूड़ियों को बनाने में व्यस्त रहता है। उसके पिता अपने मकान की मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे और अपने दोनों लड़कों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है। उसका सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है। वह कार चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में रहना उसका सपना धूल के बीच मुगतृष्णा के समान है। क्वेश्चन 10, वाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब? लेखिका क्यों कहती है कि चूड़ी बनाने वाले कष्टदायक जाल में फंस गए हैं? आंसर, द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स आर कॉट इन द विशियस वेब ऑफ पॉवर्टी. दे आर फोर्स्ड टू प्रैक्टिस देयर एंसेस्ट्रल प्रोफेशन. Gradually they remain poorer and ill-clad throughout their life. On the other hand, they have no money to change their profession. They can't think of organizing themselves into a cooperative. Powerful people keep the workers in the bangle industry helpless and poor. चूड़ी बनाने वाले परिवार अपने कष्टदायक गरीबी की जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन लोगों पर अपने पैतृक धंधे को करने के लिए दबाव डाला जाता है। क्रमशः वे गरीब होते गए और अपने पूरे जीवन भर खराब वस्त्रों में ही रहते हैं। दूसरी तरफ उनके पास अपना व्यवसाय बदलने के लिए पैसे ही नहीं हैं। वे संगठित होने की बात नहीं सोच सकते। ताकतवर लोग ऐसे कारीगरों को मजबूर और गरीब बनाकर रख दिए हैं। क्वेश्चन 11, सीमापुरी इज़ ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एंड येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. वाई डज द ऑथर से सो? सीमापुरी दिल्ली की बाह्य सतह पर है, लेकिन यह उससे मीलों दूर है। लेखिका ऐसे क्यों कहती है? आंसर, सीमापुरी इज़ डेंसली पॉपुलेटेड विथ हटमेंट्स.
In 1971, it was inhabited illegally by more than 10,000 rag pickers from Bangladesh. It is on the periphery of Delhi, yet it is miles away from it. People live in mud houses. It is devoid of sewage, drainage, and running water. They have got ration cards for votes and buying grains. They have no identity. Women move in tattered saris. सीमापुरी अत्यधिक धनी और अस्थायी रूप से बने हुए घरों वाली बस्ती है। 1971 में लगभग 10,000 लोग अवैधानिक रूप से बांग्लादेश से आकर सीमापुरी क्षेत्र में बस गए और कचरा बीनने के काम में लग गए। यह दिल्ली के बाह्य सतह पर लेकिन इससे मीलों दूर है। लोग कच्चे मकानों में रहते हैं और सही तरीके से मल निकासी एवं नालियों की व्यवस्था नहीं है। उनके अपने राशन कार्ड, वोट और अनाज के लिए बन गए हैं। उनकी कोई पहचान नहीं है। औरतें फटी हुई साड़ियों में घूमती है। Question 12. What story did a man from Udupi once tells the authoress? अनीश जंग। उडुपी से आए व्यक्ति ने लेखिका अनीश जंग को कौन सी कहानी सुनाई? आंसर, Once the writer met a man from Udupi. About the shoes, he told that as a young boy he would daily go to school past an old temple. On his way, he would stay there for some time to pray to the goddess for a pair of shoes. His father was a priest at the temple. Finally, he got a pair of shoes and became contented. एक बार लेखिका उडुपी से आए हुए एक व्यक्ति से मिली। जूतों के बारे में उसने कहा कि जब वह छोटा था तब स्कूल जाते समय वह एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था। वह मंदिर में कुछ देर रुककर देवी से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। उसके पिता उस मंदिर में पुजारी थे। अंत में उसे एक जोड़ी जूता मिल गया और वह संतुष्ट हो गया। Question 13. Is it his karma, his destiny? What is the attitude of Mukesh family towards that situation? यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। उनकी स्थिति पर मुकेश के परिवार का क्या रवैया है? आंसर, Mukesh's grandmother says that her husband belonged to a family of bangle makers. She calls it a God-given lineage. It could not be broken. Her husband went blind with the dust from the polishing of bangles. She calls it his karma. मुकेश की दादी कहती है कि उसके पति चूड़ी बनाने वाले परिवार से थे। वह कहती है कि यह ईश्वर प्रदत्त वंशावली है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसके पति चूड़ियों को पॉलिश करते वक्त अंधे हो गए। उसे वह उनका कर्म कहती है। Question 14. What does the title Lost Spring convey? शीर्षक Lost Spring क्या संदेश देता है? Answer, the title Lost Spring conveys the message that childhood is like the spring. As everything blooms in the season, in the same way the childhood should also bloom. But in this chapter we come across about the poverty of Sahib and Mukesh. They have lost their childhood. Their childhood is destroyed and dumped in the web of poverty, dirt and dust. So this title is suitable. शिक्षक लॉस्ट स्प्रिंग यह संदेश देता है कि बचपन बसंत ऋतु के समान है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में सभी चीज़ों में नवजीवन छा जाता है, बहार आ जाती है, उसी प्रकार बचपन में भी बच्चों के अंदर उत्साह और उमंग फूटने लगते हैं। लेकिन इस पाठ में हमें साहब और मुकेश की गरीबी के बारे में पता चलता है। वे दोनों अपनी गरीबी में अपने बचपने को खो दिए हैं। इनका बचपन नष्ट हो गया है, गरीबी की धूल और गंदगी में दफन हो गया है। इसलिए यह शीर्षक उपयुक्त है। Question 15. What does Anish Jung want to reveal in her story Lost Spring? Stories of Stolen Childhood. अनीश जंग ने अपनी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के माध्यम से क्या बताना चाहती है? आंसर, अनीश जंग हैज़ प्रेजेंटेड टू स्टोरीज इन हर स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग. Between these two stories, one depicts the extreme poverty and pitiable condition of life, and the other tradition that condemns the children to a life of exploitation. The rag pickers of Simapuri area, bangle makers of Firozabad, all live in slum areas. Even after much toil, they do not get full meal. अनीश जंग ने अपनी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानियों को प्रस्तुत किया है।
इन दो कहानियों में एक कहानी अत्यधिक गरीबी और खराब स्थिति का वर्णन करती है और उनके पारंपरिक शोषण को बताती है। सीमापुरी क्षेत्र के कचरा बीनने वाले फिरोज़ाबाद के चूड़ी बनाने वाले सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी वो पेट भर भोजन नहीं जुटा पाते। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, डू द पुअर हैव द राइट टू ड्रीम? व्हाई देन डज द ऑथर कॉल मुकेश ड्रीम अ मिराज? क्या गरीबों को सपने देखने का अधिकार है? फिर लेखिका ने मुकेश के सपने को एक मृगतृष्णा क्यों कहा? आंसर, yes, the poor have the right to dream. Not only the poor, but also everyone has the right to dream. Nothing can be achieved without dream. In this story, the narrator told about Mukesh's dream, a futile and a mirage, because the extreme poverty and orthodox views of the family created the situations. But the boy was determined to become a motor mechanic. Though he knew the ups and downs of his dreams and he has got enough courage to move away from the traditional work, Mukesh took the narrator to his home. She found the area very dirty. The lanes were stinking and drains were choked with garbages. She saw that all were living in miserable conditions. Mukesh realized that his parent couldn't provide them the basic needs of life. But with determination, he told the narrator that he wanted to become a motor mechanic. He would learn to drive a car and would not hesitate to go to the far off garage. In the true sense, he dreamed of the cars that rattled down in the dingy streets of Firozabad. He knew that nothing can be done without taking risk and dare in life, and the same was flashing on his face. In this way, we can say that the dream of Mukesh is not like a mirage. He will cherish it very soon. हाँ, गरीबों को सपना देखने का अधिकार है। न केवल गरीबों को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सपने देखने का अधिकार है। बिना सपना देखे कुछ भी चीज़ हासिल नहीं हो सकता। इस कहानी में लेखिका ने मुकेश के सपने के बारे में बताया है कि उसका सपना व्यर्थ और मृगतृष्णा के समान है, क्योंकि वह अत्यधिक गरीबी में था और परिवार का रूढ़िवादी वाला विचार ऐसे परिस्थिति का निर्माण किया। लेकिन उस लड़के ने दृढ़ निश्चय किया था कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा। यद्यपि उसे अपने सपने के पूरे होने में उतार और चढ़ाव का मालूम था और इसके लिए उसके पास पर्याप्त साहस भी था जिससे वह अपने पारंपरिक धंधे से निकल सके। मुकेश लेखिका को अपने घर ले गया था। उन्होंने देखा कि उस स्थान पर अत्यधिक गंदगी थी, गलियों में बदबू थी और नालियाँ कचरों से भर गई थी। उन्होंने देखा कि सभी बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। मुकेश ने यह महसूस किया था कि उसके माता पिता उसके जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ मुकेश ने लेखिका को बताया कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह कार चलाना चाहता है और यदि गैरेज दूर भी होगा तो वहाँ तक जाने में वह संकोच नहीं करेगा। सही मायने में वह कार का सपना देखता तो ज़रूर है, लेकिन वह लड़खड़ाकर वापस अपने फिरोज़ाबाद की गंदी गलियों में आ जाता है। उसे पता था कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जीवन में जोखिम उठाना और साहस का होना आवश्यक है, और यह उसके चेहरे पर दिखता भी था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मुकेश का सपना कोई मृगतृष्णा के समान नहीं है, वह इसे जल्दी फलीभूत कर देगा। Question 2. The bangle makers of Firozabad make beautiful bangles and make everyone happy, but they live and die in squalor. Elaborate. फिरोज़ाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाते हैं और सभी को खुश कर देते हैं, लेकिन वे गंदगी में ही जीते हैं और वहीं मर जाते हैं। व्याख्या कीजिए। Answer. The houses of bangle sellers are located in stinking lanes choked with garbage. They live in mud houses which have wobbly doors and without windows. They are too poor to send their sons to school except teaching them art of bangle making. While polishing the bangles, the workers usually go blind with the dust of it. They make beautiful bangles of all colors and make everyone happy. But this is the irony of fate, that they live and die in squalor.
They are too poor to eat one full meal even in their life. They cannot form their own cooperative because they are afraid of police. Such type of miserable life they live. चूड़ी बनाने वाले कारीगरों का घर दुर्गंध वाली गलियों में है और वे गलियां कचरों से भरी पड़ी है। वे कच्चे घरों में रहते हैं, उनमें ढुलमुल दरवाजे हैं और खिड़कियां नहीं है। वे इतने गरीब हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, सिर्फ उनको अपनी चूड़ी बनाने की कला सिखाते हैं। कारीगर जब चूड़ियों पर पॉलिश करते हैं तो उसके धूल से उनके आँखों की रोशनी चली जाती है और अंधे हो जाते हैं। वे रंगीन चूड़ियों को बनाते हैं और प्रत्येक को खुश करते हैं, लेकिन ये उनके भाग्य की विडंबना है कि वे उसी गंदगी में जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं। वे लोग इतने गरीब होते हैं कि अपने जीवन भर पूरे वक्त का भोजन नहीं कर पाते। वे लोग अपना स्वयं का सहकारी समिति नहीं बना सकते क्योंकि उनके समझ पुलिस का डर रहता है। इस प्रकार से अपने दयनीय जिंदगी को जीते हैं। Question 3. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. What kind of life do the rag pickers of सीमापुरी had? बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है, लेकिन बड़ों के लिए वह जीने का साधन है। सीमापुरी क्षेत्र के लोगों का जीवन किस प्रकार का है? आंसर: The rag pickers of Simapuri nearly or more than 10,000 roam to nearby villages and city. The children search for gold in garbage dump and often find a silver coin, a rupee, a 10-rupee note or more. They live in squalor area with roofs of tin and tarpaulin. The lanes were stinking and full of garbages. They have been living there for the last 30 years. They don't have owned that place. They have made their ration cards. They have no identity, so food is more important for them for survival. They don't earn excess to entertain themselves, so they consider food as their chief meal. Children don't go to school for they are engaged in the rag picking business. For them, garbage is their gold, food and everything. For the children, it is wrapped in wonder, but for the elders, it is a means of their survival. सीमापुरी के कचरा बीनने वाले लगभग 10,000 या उससे भी अधिक पास के गांव और शहर में जाते हैं। बच्चे कचरों की ढेर से सोना तलाशते हैं और कभी भी चांदी के सिक्के, 1 रुपया, एक 10 रुपये का नोट या फिर कुछ और प्राप्त कर लेते हैं। वे लोग गंदगी वाले जगह में रहते हैं। उनकी घरों की छत पर टीन और तिरपाल लगे हुए हैं। गलियां गंदी बदबू और कचरों से भरी पड़ी है। वे लोग उस स्थान पर लगभग 30 वर्षों से रह रहे थे। जहां वे लोग रहते हैं वो ज़मीन उनकी स्वयं की नहीं है। उन लोगों ने अपने राशन कार्ड को बनवा लिया है। उन लोगों की कोई पहचान नहीं, इसलिए वे लोग अपने जीवन के लिए भोजन को ज़्यादा महत्व देते हैं। वे लोग अतिरिक्त नहीं कमा पाते कि कुछ मनोरंजन कर सके, इसीलिए वे लोग भोजन को अपना मुख्य आहार बना लिए। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और वे सभी कचरा बीनने के कार्य में लगे हुए हैं। उनके लिए कचरा ही सोना है, भोजन है और सभी कुछ। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है, लेकिन बड़ों के लिए यह जीवन का साधन है। Question 4. How is Mukesh's attitude towards his situation different from that of साहेब? Why? मुकेश की स्थिति के अनुसार उसकी प्रवृत्ति साहेब से कैसे भिन्न है और क्यों? Answer. Mukesh had resolution power and he had daring attitude to drive a car. His family's profession was to make bangles, but his dreams seemed like a marriage. His parents believed in karma. Mukesh wanted to be a motor mechanic. He wanted to go to the garage and learn. He didn't bother how far it was. On the other hand, Saheb was a rag picker. He got a job to work at the tea stall. He was paid rupees 800 there with all his meals. But his face lost his carefree look. He was no longer his own master. He felt that his life under his master was not a life of happiness. So he was no longer his own master. Hence, Mukesh wanted to be his own master while it was opposite with Saheb. मुकेश के अंदर संकल्प शक्ति थी और उसके अंदर कार चलाने की इच्छा शक्ति थी।
उसके परिवार का व्यवसाय चूड़ी बनाने का था, लेकिन उसका सपना ऐसा लगता था कि वह एक मृग तृष्णा थी। उसके माता पिता कर्म पर विश्वास करते थे। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, इसीलिए वह गैरेज में जाकर सीखना चाहता था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैरेज कितना दूर था। दूसरी तरफ साहेब कचरा बीनने वाला था। उसे एक साथ दुकान पर काम मिल गया। वहाँ उसे 800 रुपये पूरे भोजन के साथ मिलता था, लेकिन उसके चेहरे से निश्चिंतता वाली आज़ादी खत्म हो गई थी। वह अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। उसने महसूस किया कि उसके मालिक के अधीन काम करके उसके जीवन में खुशी नहीं थी, इसीलिए वह अब अपना मालिक नहीं रहा। अतः मुकेश अपना मालिक स्वयं बनना चाहता था, जबकि साहेब उसका उल्टा था। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1. Child abuse is a very serious problem in our country. Children are forced by circumstances to work in various factories. Write the value points of statement. हमारे देश में बाल उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है। परिस्थितिवश बच्चों को विभिन्न कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कथन हेतु आदर्श बिंदुओं को लिखिए। आंसर: Child abuse is common and serious problem in our country. It is seen that many children work at dhabas, factories and hotels, etc. These are those unfortunate children who work there for sake of money. They are constrained to do the work there due to their extreme poverty. It is the duty of the government to check this problem, and moreover, the government and NGOs should make some arrangement of education for these children. When the children are working there, there are no set working hours for them. They are given low wages. In this way, the golden period of their childhood is snatched. The same thing is depicted by Anish Jung in her story Lost Spring. These children never feel happy and devoid of human emotions. Sometimes they adopt illegal ways to earn their livelihood. It gives rise to violence and corruption. Child labor should be stopped. For this, the government should make some policies to educate these children free of cost. बाल उत्पीड़न हमारे देश में सामान्य और गंभीर समस्या है। यह देखा गया है कि बहुत से बच्चे ढाबा में, कारखानों में और होटलों इत्यादि में काम करते नजर आते हैं। ये वे अभागे बच्चे होते हैं जो पैसों के अभाव में काम करने के लिए जाते हैं। अपनी अत्यधिक गरीबी के कारण वे मजबूरीवश ऐसी जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि इस समस्या को रोके और सरकार को और गैर सरकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। जब बच्चे वहां काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनके काम करने के समय का कोई निर्धारण नहीं होता है। उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। इस तरह से उनकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण बचपना छीन जाता है। कुछ यही बात लेखिका अनीश जंग ने अपनी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग में लिखी है। ऐसे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहते और उनके अंदर एक मानवीय संवेदना खत्म हो जाती है। कभी कभी वे अपनी जीविका को चलाने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, फिर यह हिंसा और भ्रष्टाचार को जन्म देता है। बाल मजदूरी बंद होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की नीति बनानी चाहिए। Question 2. Lost Spring explains the grinding poverty and traditions that condemn thousands of people to a life of abject poverty. Do you agree? Why or why not? Lost Spring कष्टदायक गरीबी और परंपरा को व्यक्त करती है जो हजारों लोगों के जीवन में अति गरीबी उनके भाग्य में लिखा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? आंसर: The writer Anish Jung has well depicted the grinding poverty and traditions which condemns thousands of people, especially children, to live in misery and exploitation in Lost Spring. This evil practice is common in our country. The same thing is depicted in whether it would be Simapuri in Delhi or Firozabad in Uttar Pradesh. Simapuri is a place on the outskirts of Delhi. Here mostly the people are migrated from Bangladesh in 1971. Since then, they have been living there. Due to extreme poverty, they are constrained to live in mud houses with roofs of tin and tarpaulin. They have no identity but to have ration cards to buy grains. All they are the rag pickers.
Garbage to them is gold. Sometimes they find a rupee or even a 10 rupee note in it. Nearly 20,000 children are working illegally in the glass furnace at Firozabad. Though it is highly risky, still they do this work because of their extreme poverty. They live in huts with crumbling walls, wobbly doors, and no windows. They become blind after some time due to the dirt and dust while polishing the glasses. They profoundly stick to their profession as they value their tradition more. Hence, their traditions make their life more miserable. The others of the society who are moneylenders, middlemen, police, politicians make their lives more miserable and unhappy. They cannot form their own cooperative due to threat of police. लेखिका अनीश जंग ने बहुत ही कष्टकारक गरीबी और उन लोगों की परंपराओं का चित्रण अपनी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग में किया है, जिसमें हजारों की संख्या में विशेष रूप से बच्चे दरिद्रता और शोषण के शिकार है। यह बुराई हमारे देश की सामान्य प्रथा है। कुछ यही बात दिल्ली में बाह्य क्षेत्र सीमापुरी क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की है। सीमापुरी बाह्य दिल्ली का एक क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकतर लोग सन 1971 के आसपास बांग्लादेश से आए हुए हैं। तब से वे लोग यहीं पर बस गए हैं। अत्यधिक गरीबी के कारण वे लोग कच्चे घरों में रहते हैं, जिसका छत टिन और तिरपाल का है। उन लोगों की कोई पहचान नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास अपना राशन कार्ड है जिससे वे अनाज खरीदते हैं। वे सभी कचरा बीनने वाले लोग हैं। कूड़ा कचरा ही उन लोगों के लिए सोना है। कभी कभी वे लोग उनमें से 1 रुपया या एक 10 रुपये का नोट पा जाते हैं। लगभग 20,000 बच्चे अवैध रूप से फिरोजाबाद में कांच पिघलाने वाले कारखानों में अवैध रूप से काम करते हैं। यद्यपि यह काम बहुत ही ज़्यादा जोखिम वाला है, फिर भी वे अपनी अत्यधिक गरीबी के कारण इसको करते हैं। वे लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जिसमें कमज़ोर दीवारें, लड़खड़ाते दरवाजे एवं कोई खिड़कियां नहीं है। जब वे लोग शीशे पर पॉलिश करते हैं, तब धूल और गंदगी निकलती है, जिसके कारण वे आगे जाकर अंधे हो जाते हैं। वे लोग अपने कार्य में पूरी तरह से लिप्त है, क्योंकि उनका यह कार्य पारंपरिक है। इसीलिए उन लोगों का यह परंपरागत कार्य उनके जीवन को दयनीय बना दिया है। समाज के दूसरे लोग जो साहूकार है, पुलिस वाले हैं, बिचौलिया है, राजनीतिज्ञ है, इनकी ज़िंदगी को और दयनीय बना दिए हैं। वे लोग अपनी सहकारी समिति का गठन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर पुलिस वालों का भय व्याप्त है। Chapter 2 ends here. Chapter 3 will be continued on the next track.